हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल YS ऑनलाइन इन्फो में। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये आपके समझ में सही से आ जाएगा। तो मैंने उन वीडियो में 108 क्वेश्चन को हल किया है। अब हम 109वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 109वां हमारा जो क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लिए अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। तो इसके विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प नंबर 1 है सच, विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, सच। अगला हमारा प्रश्न है, प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को डैश के लिए ऑनबोर्ड कर सकता है। इसके विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प नंबर 1 है UIDAI, विकल्प नंबर 2 है आधार, विकल्प नंबर 3 है CIDR, विकल्प नंबर 4 है DIT। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, CIDR। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसियों CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्र जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। इसका विकल्प नंबर 1 है सच, विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, झूठ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। इसका विकल्प नंबर 1 है सच, विकल्प नंबर 2 है झूठ। तो इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, सच। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण के द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे डैश के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए, और वह उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। इसका विकल्प नंबर 1 है CSC ई-गवर्नेंस सर्विस। दूसरा विकल्प है समझौते, ज्ञापन या समझौते। विकल्प नंबर 3 है फील्ड स्तर निष्पादन। विकल्प नंबर 4 है ऑनलाइन मोड। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, समझौता, ज्ञापन या समझौते। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डैश क्षेत्र स्तर निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। इसका विकल्प नंबर 1 है सेवा प्रदाता, विकल्प नंबर 2 है नामांकन एजेंसी, विकल्प नंबर 3 है रजिस्ट्रार और विकल्प नंबर 4 है पर्यवेक्षक। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, रजिस्ट्रार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए डैश पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। विकल्प नंबर 1 है CIDR, विकल्प नंबर 2 है UIDAI, विकल्प नंबर 3 है CSC ई-गवर्नेंस सेवाएं, विकल्प नंबर 4 है RFI। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, CIDR। अगला प्रश्न है, प्राधिकरण एक प्रदान करेगा डैश जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी बोर्ड पर कर सकते हैं। इसका विकल्प नंबर 1 है एक बार इस्तेमाल किए जाने पर पासवर्ड।
विकल्प नंबर 2 है विशिष्ट सत्यापन कोड। विकल्प नंबर 3 है नामांकन एजेंसी कोड। विकल्प नंबर 4 है पहचान संख्या। तो इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, नामांकन एजेंसी कोड। प्राधिकरण एक प्रदान करेगा नामांकन एजेंसी कोड, जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी पर वोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा डैश के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। विकल्प नंबर 1 है अध्यक्ष। विकल्प नंबर 2 है सदस्य सचिव। विकल्प नंबर 3 है स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि। विकल्प नंबर 4 है नामांकन एजेंसियों। इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, नामांकन एजेंसियों। अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण के द्वारा नामांकन एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण एक डैश प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी। विकल्प नंबर 1 है केंद्रीय पहचान डेटा भंडार। विकल्प नंबर 2 है नामांकन ID। विकल्प नंबर 3 है पैनल के लिए अनुरोध। विकल्प नंबर 4 है नामांकन एजेंसी कोड। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, पैनल के लिए अनुरोध। प्राधिकरण एक पैनल के लिए अनुरोध प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनियम प्रक्रिया मानक दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का डैश हो सकता है। इसका विकल्प नंबर 1 है क्रियान्वयन। विकल्प नंबर 2 है तत्काल निलंबन। विकल्प नंबर 3 है दंड। विकल्प नंबर 4 है समाप्ति। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, तत्काल निलंबन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण डैश के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। विकल्प नंबर 1 है रजिस्ट्रार। विकल्प नंबर 2 है एजेंसियों और ऑपरेटर को नामांकित करना। विकल्प नंबर 3 है नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों। विकल्प नंबर 4 है दिए गए सभी विकल्प। इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। निवासियों नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए। इसका विकल्प नंबर 1 है परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। विकल्प नंबर 2 है अन्य सेवा प्रदाताओं। विकल्प नंबर 3 है रजिस्ट्रार। विकल्प नंबर 4 है CIDR। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, अन्य सेवा प्रदाताओं। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। इसके विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प नंबर 1 है लेखांकन। विकल्प नंबर 2 है वित्तीय शासन। विकल्प नंबर 3 है लेखा परीक्षा। विकल्प नंबर 4 है अनुपालन। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, लेखा परीक्षा। अगला प्रश्न है, पंजीयक अपनी वेबसाइट पर
नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें डैश के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल हैं। इसका विकल्प नंबर 1 है NRI, विकल्प नंबर 2 है अधिकृत व्यक्ति, विकल्प नंबर 3 है निवासी, विकल्प नंबर 4 है प्रशिक्षक। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, निवासी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त के लिए पात्र संस्थाएं हैं? इसका विकल्प नंबर 1 है राज्य या संघ, राज्य क्षेत्र सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, उनके अधीन एजेंसियों। विकल्प नंबर 2 है केंद्र या राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों। विकल्प नंबर 3 है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट सहित विनियमित संस्थाएं। इसका विकल्प नंबर 4 है दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रार एजेंसियों को डैश में नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। विकल्प नंबर 1 इसका है सदस्य सचिव, विकल्प नंबर 2 है सेवा प्रदाता, विकल्प नंबर 3 है तीसरे पक्ष, विकल्प नंबर 4 है प्रशिक्षक। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, तीसरे पक्ष। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियां केवल डैश द्वारा प्रदत्त या अधिकृत नामांकन अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगी। विकल्प नंबर 1 है ऑपरेटर, विकल्प नंबर 2 है UIDAI, विकल्प नंबर 3 है पर्यवेक्षक, विकल्प नंबर 4 है निवासी। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, UIDAI। अगला प्रश्न है, डैश ऑपरेटर पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियों के साथ समन्वयित करता है। विकल्प नंबर 1 है ऑपरेटर, विकल्प नंबर 2 है पर्यवेक्षक, विकल्प नंबर 3 है प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, विकल्प नंबर 4 है नामांकन एजेंसियां। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। अगला प्रश्न है, नामांकन डिवाइस के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए डैश हर समय उपलब्ध होना चाहिए। विकल्प नंबर 1 है टेलीविज़न, विकल्प नंबर 2 है GPS डिवाइस, विकल्प नंबर 3 है FM रेडियो। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, GPS डिवाइस। अगला प्रश्न है, नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नज़र रखता है और जहां आवश्यक हो हस्तक्षेप कर सकता है। विकल्प नंबर 1 है रजिस्ट्रार, विकल्प नंबर 2 है प्राधिकरण मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, विकल्प नंबर 3 है पर्यवेक्षक, विकल्प नंबर 4 है ऑपरेटर। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, प्राधिकरण मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। अगला प्रश्न है, नामांकन स्टेशन स्थापना योजना की घोषणा करता है, यानी किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले कब और कहां स्थापित किए जाएंगे। विकल्प नंबर 1 है रजिस्ट्रार, विकल्प नंबर 2 है प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय, विकल्प नंबर 3 है नामांकन एजेंसियां, विकल्प नंबर 4 है पर्यवेक्षक। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, नामांकन एजेंसियां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डैश को यह सुनिश्चित करने और साबित करने की आवश्यकता है कि उन्होंने सक्रिय ऑपरेटर आवश्यक मशीनों और हार्डवेयर को नामांकन केंद्र पर उपलब्ध करा दिया है। विकल्प नंबर 1 है रजिस्ट्रार, विकल्प नंबर 2 है
प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। विकल्प नंबर 3 है परिचयकर्ता। विकल्प नंबर 4 है नामांकन एजेंसियां। विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, नामांकन एजेंसियां। अगला क्वेश्चन है UIDAI पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करता है। विकल्प नंबर 1 है नामांकन एजेंसियां। विकल्प नंबर 2 है प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। विकल्प नंबर 3 है परिचयकर्ता। विकल्प नंबर 4 है रजिस्ट्रार। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, नामांकन एजेंसियां। अगला प्रश्न है ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से डैश को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। विकल्प नंबर 1 है नामांकन ग्राहक। विकल्प नंबर 2 है ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिचयकर्ता। विकल्प नंबर 3 है रजिस्ट्रार और विकल्प नंबर 4 है परिचयकर्ता। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, नामांकन ग्राहक। अगला प्रश्न है नामांकन कर्मचारियों के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को डैश से जोड़ा जाना चाहिए। इसका विकल्प नंबर 1 है ईथरनेट। विकल्प नंबर 2 है रजिस्ट्रार। विकल्प नंबर 3 है इंटरनेट। विकल्प नंबर 4 है पर्यवेक्षक। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, इंटरनेट। अगला प्रश्न है नामांकन एजेंसियों को डैश के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। विकल्प नंबर 1 है इसका प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। विकल्प नंबर 2 है स्वयं नामांकन स्टेशन पर नामांकन कर्मचारी और विकल्प नंबर 3 है नामांकन पूरा करना। विकल्प नंबर 4 है अद्यतन गतिविधियाँ। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, स्वयं नामांकन स्टेशन और नामांकन कर्मचारी। अगला प्रश्न है ऑपरेटर पर्यवेक्षक के ऑनबोर्डिंग के लिए उत्पन्न उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र फाइल डिजिटली हस्ताक्षरित डैश फाइल है। विकल्प नंबर 1 है MP3। विकल्प नंबर 2 है डॉक्स। विकल्प नंबर 3 है XLS। विकल्प नंबर 4 है XML। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, XML। अगला प्रश्न है यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन उसके सफलतापूर्वक आधार विवरण के साथ पूरा हो गया है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित है तो वह एक डैश उपयोगकर्ता है। विकल्प नंबर 1 है ऑनबोर्डिंग। विकल्प नंबर 2 है नामांकित। विकल्प नंबर 3 है 1 और 2। विकल्प नंबर 4 है नामांकित नहीं। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है जब बायोमेट्रिक्स की गुणवत्ता थ्रेशोल्ड पर से ऊपर है तो डैश उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। इसका विकल्प नंबर 1 है सांकेतक। विकल्प नंबर 2 है बाईं हथेली। विकल्प नंबर 3 है दाहिनी हथेली। विकल्प नंबर 4 है एक अंगूठे, 2 अंगूठे। विकल्प नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, सांकेतक। जब बायोमेट्रिक्स की गुणवत्ता थ्रेशोल्ड्स से ऊपर हो तो सांकेतक उपयोगकर्ता को उसकी स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न है ऑपरेटर पर्यवेक्षक के बायोमेट्रिक्स नामांकन क्लाइंट पर कैप्चर कर लेने के बाद प्रमाणीकरण अनुरोध डैश सर्वर को भेज दिया जाता है। इसका विकल्प नंबर 1 है रजिस्ट्रार। विकल्प नंबर 2 है नामांकन स्टेशन। विकल्प नंबर 3 है प्राधिकरण की। विकल्प नंबर 4 है नामांकन एजेंसी। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, प्राधिकरण की।
अगला प्रश्न है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक के ऑनबोर्डिंग पृथक्करण के दौरान डैश की आवश्यकता नहीं है। इसका विकल्प नंबर 1 है संचिता की स्थिति, विकल्प नंबर 2 है साकेतक स्थिति, विकल्प नंबर 3 है स्थिति, विकल्प नंबर 4 है बायोमेट्रिक्स पुष्टि, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा बायोमेट्रिक्स पुष्टि। अगला प्रश्न है, CIDR के साथ ऑपरेटर पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक्स के सफल सत्यापन के पश्चात ही उपयोगकर्ता डैश को आगे बढ़ने की अनुमति होगी। इसका विकल्प नंबर 1 है नामांकन बटन, विकल्प नंबर 2 है ऑनबोर्डिंग, विकल्प नंबर 3 है पृथक्करण, विकल्प नंबर 4 है प्रमाणीकरण। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा ऑनबोर्डिंग। अगला प्रश्न है, प्राधिकरण का मुख्यालय या प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नामांकन स्टाफ की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया डैश के साथ समन्वय करते हैं। पहला इसका विकल्प है नामांकन स्टेशन, दूसरा विकल्प है नामांकन ग्राहक, तीसरा विकल्प है रजिस्ट्रार एवं नामांकन एजेंसियां, विकल्प नंबर 4 है पर्यवेक्षक तथा परिचयकर्ता। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा रजिस्ट्रार तथा नामांकन एजेंसियां। अगला प्रश्न है, स्थानीय बायोमेट्रिक्स सत्यापन के दौरान डैश द्वारा उपलब्ध कराए गए बायोमेट्रिक्स नामांकन क्लाइंट में संग्रहित बायोमेट्रिक्स से सत्यापित किए जाते हैं। इसका विकल्प नंबर 1 है नामांकन एजेंसियां, विकल्प नंबर 2 है ऑपरेटर पर्यवेक्षक, विकल्प नंबर 3 है रजिस्ट्रार, विकल्प नंबर 4 है उपयोगकर्ता। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा ऑपरेटर पर्यवेक्षक। अगला प्रश्न है, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है और स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित नहीं है तो ऐसी स्थिति में डैश के रूप में दिखाई देगा। विकल्प नंबर 1 है ऑनबोर्ड, विकल्प नंबर 2 है नामांकित, विकल्प नंबर 3 है नामांकित नहीं, विकल्प नंबर 4 है रोक दिया गया है। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा नामांकित नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसी डैश पोर्टल पर नामांकन केंद्र की जानकारी अपडेट करेंगी। नवीनतम URL को डैश द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। इसका विकल्प नंबर 1 है नामांकन स्टेशन रजिस्ट्रार, विकल्प नंबर 2 है ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, विकल्प नंबर 3 है क्यूमिस पोर्टल नोडल अधिकारी, विकल्प नंबर 4 है मनरेगा वेबसाइट नामांकन एजेंसी। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा क्यूमिस पोर्टल नोडल अधिकारी। अगला प्रश्न है, डैश और डैश हेतु नामांकन क्लाइंट पर लॉगिन के लिए ऑनबोर्डिंग और स्थानीय बायोमेट्रिक्स सत्यापन अनिवार्य है। इसका विकल्प नंबर 1 है परिचयकर्ता रजिस्ट्रार, विकल्प नंबर 2 है ऑपरेटर पर्यवेक्षक, विकल्प नंबर 3 है नामांकन एजेंसियां नामांकन ग्राहक, विकल्प नंबर 4 है परिचयकर्ता रजिस्ट्रार। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा ऑपरेटर पर्यवेक्षक। अगला प्रश्न है, प्रमाणीकरण के दौरान ऑपरेटर पर्यवेक्षक बायोमेट्रिक्स की तुलना उनके द्वारा बताई गई बायोमेट्रिक्स से की जाती है तो उनके स्वयं के डैश समय पर होती है। इसका विकल्प नंबर 1 है संधि, विकल्प नंबर 2 है नामांकन, विकल्प नंबर 3 है पृथक्करण, विकल्प नंबर 4 है काम पर रखना। विकल्प नंबर इसका 2 सही हो जाएगा नामांकन। अगला प्रश्न है, नामांकन ग्राहक जांच करता है कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक
डैश या डैश नहीं हैं और उनके ऑनबोर्डिंग से प्रतिबंधित करते हैं। विकल्प नंबर 1 है निलंबित ब्लैक लिस्टेड। विकल्प नंबर 2 है एसोसिएट ऑनबोर्डिंग। विकल्प नंबर 3 है इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प नंबर 4 है दोनों, एक और दोनों। तो इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है ऑपरेटर पर्यवेक्षक डी एसोसिएशन के बिना एकाधिक नामांकन क्लाइंट पर बोर्ड पर हो सकते हैं। इसका विकल्प नंबर 1 है सच और विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, झूठ। अगला प्रश्न है ब्लैक लिस्टेड ऑपरेटर पर्यवेक्षक को विभिन्न प्रमाण पत्रों का उपयोग करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है। इसका विकल्प नंबर 1 है सच, विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 2 है झूठ, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है। इसका विकल्प नंबर 1 है 1 से 2 सप्ताह। विकल्प नंबर 2 है 7 दिनों के भीतर। विकल्प नंबर 3 है 90 दिनों तक। विकल्प नंबर 4 है 6 महीने। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, 90 दिनों तक। अगला प्रश्न है आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या हैं। इसका विकल्प नंबर 1 है दस्तावेज के आधार पर नामांकन। विकल्प नंबर 2 है दस्तावेज आधारित परिचयकर्ता आधारित परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन। इसका विकल्प नंबर 3 है शारीरिक नामांकन। विकल्प नंबर 4 है ऑनलाइन नामांकन। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, दस्तावेज आधारित परिचयकर्ता आधारित परिवार के मुखिया पर आधारित बाल एवं नामांकन। ये इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की ज़रूरत है। इसमें विकल्प नंबर 1 है आधार नामांकन सुधार फॉर्म, मैट्रिक परीक्षा फॉर्म, पंजीकरण फॉर्म और आवेदन पत्र। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, आधार नामांकन सुधार फॉर्म। अगला प्रश्न है विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। इसका विकल्प नंबर 1 है सच और विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, झूठ। अगला प्रश्न है आधार संख्या 1 दिन में बन जाता है। पहला विकल्प है सच, विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, झूठ। अगला प्रश्न है आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती डैश है। इसका विकल्प नंबर 1 है EID नामांकन ID। विकल्प नंबर 2 है आधार संख्या। विकल्प नंबर 3 है नामांकन ऑपरेटर की फ़ोटो। विकल्प नंबर 4 है घर के पते और पहचान प्रमाण की पत्र की फ़ोटो। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, EID नामांकन ID। अगला प्रश्न है आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। इसका विकल्प नंबर 1 है सच, विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, झूठ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में के बीच कौन आधार लेने के लिए पात्र है। इसका विकल्प नंबर 1 है भारत का कोई भी नागरिक। दूसरा विकल्प है कोई भी व्यक्ति जो 18 साल और उससे ऊपर है। तीसरा विकल्प है कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से रहता है। और इसका विकल्प नंबर 4 है भारत का कोई भी नागरिक हो, स्नातक है।
इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिन या उससे अधिक अवधि से रहता है। अगला प्रश्न है 187 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है। इसका विकल्प नंबर 1 है सच, विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा सच। अगला प्रश्न है भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है आधार के लिए पात्र है। इसका विकल्प नंबर 1 है सच, विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा झूठ। अगला प्रश्न है कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वो भी नामांकित किया जा सकता है। विकल्प नंबर 1 है सच और विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा झूठ। अगला प्रश्न है कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारणों मामलों में निवासी को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होगी। इसका विकल्प नंबर 1 है सच और विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा सच। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है। इसका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा निवासी अपनी POI अनिवार्य, POA अनिवार्य और POR वैकल्पिक प्रस्तुत करता है। और विकल्प नंबर 2 है एक निर्वाचित स्थानीय निकाय द्वारा ऑपरेटर को निवासी का परिचय। विकल्प नंबर 3 है पिता द्वारा अपने बच्चे का परिचय। और विकल्प नंबर 4 है दिए गए सभी विकल्प। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा निवासी अपनी POI अनिवार्य, POA अनिवार्य और POR वैकल्प प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी POI, POA और POR दस्तावेज जमा करता है। इसका विकल्प नंबर 1 है दस्तावेज के आधार पर नामांकन। विकल्प नंबर 2 है परिचयकर्ता आधारित नामांकन। विकल्प नंबर 3 है परिवार के मुखिया आधारित नामांकन। विकल्प नंबर 4 है बाल नामांकन। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा दस्तावेज के आधार पर नामांकन। अगला प्रश्न है परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीज़ें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती हैं। विकल्प नंबर 1 है परिचयकर्ता का नाम। विकल्प नंबर 2 है परिचयकर्ता का आधार संख्या। विकल्प नंबर 3 है परिचयकर्ता के परिवार का विवरण। विकल्प नंबर 4 है परिचयकर्ता की शैक्षिक योग्यता। विकल्प नंबर 5 है परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक्स जानकारी। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा 1, 2 और 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है। इसका विकल्प नंबर 1 है ऑपरेटर पर्यवेक्षक। विकल्प नंबर 2 है रजिस्ट्रार के कर्मचारी, चुने हुए स्थानीय निकाय के सदस्य और स्थानीय प्रशासनिक निकायों के सदस्य। और विकल्प नंबर 3 है भावक जैसे शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, NGO के प्रतिनिधि। और विकल्प नंबर 4 है 2 और 3। इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न है क्या ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं। इसका विकल्प नंबर 1 है नहीं। विकल्प नंबर 2 है हाँ। इसका पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा नहीं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है। विकल्प नंबर 1 है निवासी अपने POI,
पीओए और पीओआर दस्तावेज जमा करता है। दूसरा विकल्प है एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। तीसरा विकल्प है पिता द्वारा अपने बच्चे का परिचय। और चौथा विकल्प है दिए गए सभी विकल्प। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बाल नामांकन के लिए पात्र है। इसका विकल्प नंबर 1 है कोई बच्चा जो कम से कम 4 साल या उससे अधिक है। दूसरा विकल्प है कोई भी बच्चा जो स्कूल जाता है। तीसरा विकल्प है कोई भी बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है। और तीसरा विकल्प है कोई भी बच्चा जो 5 और 16 साल की उम्र के बीच है। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। कोई भी बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है। अगला प्रश्न है निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक्स सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क के बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है। इसका विकल्प नंबर 1 है सच। विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा झूठ। अगला प्रश्न है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक्स जानकारी आवश्यक है। इसका विकल्प नंबर 1 है सच और विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा झूठ। अगला प्रश्न है आधार के नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। पहला विकल्प है जाति। दूसरा विकल्प है नाम। तीसरा विकल्प है पता। चौथा विकल्प है आयु। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा जाति। अगला क्वेश्चन है HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है। इसका विकल्प नंबर 1 है परिवार के मुखिया का नाम। दूसरा विकल्प है परिवार निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते का प्रमाण POR। तीसरा विकल्प है परिवार के मुखिया की आधार संख्या। चौथा विकल्प है नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक्स पुष्टि। इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन है परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या हैं। इसका विकल्प नंबर 1 है निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध POR का प्रमाण। विकल्प नंबर 2 है परिवार के मुखिया का आधार संख्या। विकल्प नंबर 3 है निवासी की योग्यता प्रमाण पत्र। और विकल्प नंबर 4 है 1 और 2 दोनों। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है। विकल्प नंबर 1 है जन्म की तारीख का प्रमाण। विकल्प नंबर 2 है माता पिता में से किसी एक की आधार संख्या। विकल्प नंबर 3 है बच्चे की माता पिता के संबंध का प्रमाण। और विकल्प नंबर 4 है दिए गए सभी विकल्प। इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। अगला प्रश्न है बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा। इसका विकल्प नंबर 1 है नामांकन केंद्र का पता। विकल्प नंबर 2 है माता पिता का पता। विकल्प नंबर 4 है अस्पताल का पता जहां बच्चा पैदा हुआ है। और विकल्प नंबर 4 है दिए गए सभी विकल्प। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा माता पिता का पता। अगला प्रश्न है ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है। विकल्प नंबर 1 है सच और विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा झूठ।
अगला प्रश्न है, नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक्स अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है। इसका विकल्प नंबर 1 है सच, विकल्प नंबर 2 है झूठ। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, झूठ। अगला प्रश्न है, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे। इसका विकल्प नंबर 1 है प्रतिबंधीकरण, और विकल्प नंबर 2 पहली जांच रिपोर्ट, और विकल्प नंबर 3 है चेतावनी, और विकल्प नंबर 4 है 1 और 2। विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, या तो 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है। इसका विकल्प नंबर 1 है चेहरे की छवि, विकल्प नंबर 2 है सभी 10 फिंगरप्रिंट्स, विकल्प नंबर 3 है दोनों आइरिस के स्कैनर, विकल्प नंबर 4 है दिए गए सभी विकल्प। इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसंख्यांकीय विवरण का संदर्भ देता है। इसका विकल्प नंबर 1 है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, विकल्प नंबर 2 है फिंगर इंस्पेक्शन, विकल्प नंबर 3 है आइरिस स्कैन, विकल्प नंबर 4 है सभी दिए गए विकल्प। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है। इसका विकल्प नंबर 1 है नस्ल और जाति, विकल्प नंबर 2 है नाम, पता, लिंग, जन्म की तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर। इसका तीसरा विकल्प है निवासी की आय, विकल्प नंबर 4 है निवासी की चिकित्सा विवरण, विकल्प नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, नाम, पता, लिंग, जन्म की तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर। अगला प्रश्न है, नामांकन ऑपरेटर डैश होगा। विकल्प नंबर 1 है नामांकन फॉर्म के साथ निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों की प्रक्रिया प्रतिलिपियां इकट्ठा करना, विकल्प नंबर 2 है प्रतिकारी स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसंख्यांकीय सूचना लेना, बायोमेट्रिक जानकारी लेना। तीसरा विकल्प है स्थानीय हार्ड डिस्क में निवासी द्वारा प्रस्तुत बायोमेट्रिक्स और जनसंख्यांकीय विवरणों के साथ हार्ड कॉपी को स्कैन और स्टोर करना। चौथा विकल्प है प्रत्यक्ष रजिस्ट्रार में जनसंख्यांकीय जानकारी एकत्र करना और रिकॉर्ड रखना, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसंख्यांकीय सूचना लेना, बायोमेट्रिक जानकारी लेना। ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है। विकल्प नंबर 1 है निवासी के नाम को सही करना, विकल्प नंबर 2 है ईमेल आईडी अपडेट करना, विकल्प नंबर 3 है 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी, विकल्प नंबर 4 है फ़ोन नंबर अद्यतन करना। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक अपडेट करना। इसका अगला क्वेश्चन है, आधार बनाने की प्रक्रिया में डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है। विकल्प नंबर 1 है किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना, विकल्प नंबर 2 है नामांकन जानकारी को बैकअप के रूप में कॉपी करना, विकल्प नंबर 3 है ये जांच करना कि क्या किसी अन्य व्यक्ति का भी एक जैसा पता है और इसे अस्वीकार करना, विकल्प नंबर 4 है दिए गए सभी विकल्प। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना।
अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला हमारा प्रश्न है, आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। इसका विकल्प नंबर 1 है किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करना। विकल्प नंबर 2 है नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड करें। विकल्प नंबर 3 है प्राधिकरण संख्या प्रदान करता है। विकल्प नंबर 4 है आधार संख्या निवासी को सूचित की जाती है। विकल्प नंबर 5 है प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संशोधित करता है। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा।